नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इस ऑडियो सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की फर्स्ट सुर्खियां है 11th जुलाई। 11th जुलाई हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की तरह उसको मनाया जाता है। अगर किसी डे को अगर हम सेलिब्रेट करते हैं तो उसका मकसद उस डे का जो नोमेनक्लेचर है उसी के साथ हम उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, मेन पर्पज यही है दुनिया भर में जो जनसंख्या के मुद्दों पर जागरूकता फैलना। इसी के साथ इस दिन परिवार नियोजन, गरीबी, यौन समानता, मातृ स्वास्थ्य आदि जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की जाती है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 1989 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम यूएनडीपी कहते हैं, यूएनडीपी की जो गवर्नर काउंसिल है उसी के द्वारा फर्स्ट टाइम मनाया गया था। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तो बनाया गया था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 1989। इस साल का जो 2021 का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसका जो थीम है वो सबसे बड़ा लंबा है और हमें उसे जरूर याद करना पड़ेगा। यहाँ पे जो थीम है, राइट एंड चॉइसेस आर द आंसर्स, वेदर बेबी बूम और बस्ट, द सॉल्यूशन टू शिफ्टिंग द फर्टिलिटी रेट्स लाइज इन प्रायोरिटाइजिंग ऑल पीपल्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। थोड़ा लंबा है थीम इस साल का वर्ल्ड पॉपुलेशन का, तो ही इसकी जो कीवर्ड्स होते हैं ना उसे हमें याद करना चाहिए। लाइक कीवर्ड उसमें क्या आते हैं, राइट एंड चॉइसेस आते हैं, लेकिन उसके बाद जो आता है शिफ्टिंग फर्टिलिटी रेट्स भी आता है। तो हेल्थ और राइट्स के बारे में आता है कि जो पीपल्स का रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट है। तो इस साल के लिए थीम है अधिकार और विकल्प उत्तर है, चाहे बेबी बूम हो या बस्ट हो, प्रजनन दर में बदलाव का समाधान सभी लोगों के प्रजनन, स्वास्थ्य और अधिकारों को प्राथमिकता देना है। हमें सभी को ये जानना इतना ही इम्पोर्टेंस होता है कि विश्व जनसंख्या 2030 तक ऑलमोस्ट 8.5 बिलियन और 2050 तक 9.7 बिलियन तक पहुंचने की आकांक्षा है। प्रेगनेंसी बाइबल ये करीना कपूर का जो बॉलीवुड फिल्म की एक्ट्रेस है उनका ये नया बुक होगा। एज बुक इटसेल्फ मेंशंस उन्होंने किया है कि ये प्रेगनेंसी बाइबल है। तो गर्भावस्था के दौरान जो शारीरिक और भावनात्मक अनुभव करीना कपूर जी ने जो अनुभव किया उसके बारे में उन्होंने इसमें लिखा है। बुक का नाम है प्रेगनेंसी बाइबल। नेक्स्ट आती है विंबलडन टेनिस टाइटल के बारे में। विंबलडन टेनिस 2021 में सर्बिया के जो टेनिस प्लेयर है नोवाक जोकोविच ने इस खिताब को जीता है। 2021 में नोवाक जोकोविच उन्होंने इटली के मोतियो बेरेटिनी को हराकर ये उनके करियर का छठा विंबलडन टेनिस है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो नोवाक जोकोविच उन्होंने ये जो ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी है, ये उनकी 20 ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। हम सभी लोग जानते हैं कि अब पुरुषों के इतिहास में, टेनिस इतिहास में सर्वाधिक सिंगल ग्रैंड स्लैम किताबों में आज तक 2 नाम हमेशा शामिल किए जाते थे। उन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम को जीता है। वो थे स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर और स्पेन के राफेल नडाल। अभी उनकी सूची में सर्बिया के नोवाक जोकोविच का नाम भी शामिल होगा। और ये जो ग्रैंड स्लैम है, हम सभी लोग जानते हैं कि वर्ल्ड में ग्रैंड स्लैम जो फेमस टेनिस हम कहेंगे जो भी गेम्स है, फेमस टेनिस गेम में यहाँ पे
जो आता है उसमें हम कहते हैं कि विंबलडन सबसे ओल्डेस्ट गेम उसमें आता है। उसके बाद फ्रेंच ओपन गेम होता है। उसके बाद जो गेम्स आता है उसको हम ऑस्ट्रेलियन ओपन कहते हैं और यूएस ओपन। तो 4 टेनिस खेल में जो विश्व स्तरीय मोस्ट फेमस गेम्स या कॉम्पिटिशन्स होती है उसे हम ग्रैंड स्लैम कहते हैं। ग्रैंड स्लैम के अंदर एक यूएस ओपन आता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन आता है, फ्रेंच ओपन आता है और 4th जो आता है उसे हम विंबलडन कहते हैं। इनमें से विंबलडन सबसे ओल्डेस्ट गेम है। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंस होता है कि इसी साल 2021 में नोवाक जोकोविच है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन को भी जीता है, उन्होंने फ्रेंच ओपन को भी जीता है सिंगल टेनिस प्लेयर में। अगर वो इस साल के ओलंपिक जो समर ओलंपिक है और यूएस ओपन में दोनों खिताब को जीत लेते हैं तो डेफिनेटली एक गोल्डन स्लैम उनकी उपाधि से उन्हें नवाजा जाएगा। तो ये थे नोवाक जोकोविच जिन्होंने विंबलडन टेनिस खिताब को जीता है। सभी ग्रैंड स्लैम में विंबलडन जो लंदन में खेली जाती है ये सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट प्रेस्टिजियस हम कहेंगे टूर्नामेंट होती है। वो लंदन के विंबलडन में उसी को हम कंडक्ट करते हैं या वर्ल्ड लेवल पे कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट बात आती है इथियोपिया की। इथियोपिया यहाँ इसलिए पिक्चर्स में था, जो इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर है अबी अहमद। अबी अहमद की जो प्रॉपर्टीज है जो उनकी पार्टीज है उस पार्टी का नाम आता है प्रॉस्पेरिटी पार्टी। इस प्रॉस्पेरिटी पार्टी ने नेशनल पार्लियामेंट इलेक्शन को जीता है। तो फिलहाल जो इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर करंट थे अबी अहमद, ये भी नेक्स्ट आने वाले साल के लिए इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम करेंगे। हमारे एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन हो सकता है कि इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ये आंसर होगा अबी अहमद। वो किस पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, तो इस पार्टी का नाम आता है प्रॉस्पेरिटी पार्टी। नेक्स्ट बात आती है इथियोपिया के बारे में। अगर हम वर्ल्ड मैप को जरा ओपन करके इथियोपिया को ढूंढने की कोशिश कर लेते हैं तो इथियोपिया का जो लोकेशन है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका से आता है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, साउथ में केनिया और दक्षिण सूडान, इन के साथ ये हम इथियोपिया के सीमा या बॉर्डर को उन्होंने शेयर किया हुआ है। नेक्स्ट आता है कि सबसे अफ्रीकन कंटिनेंट का जो सेकंड मोस्ट प्रेस्टिजियस मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, उस पॉपुलस कंट्री का नाम जो है इथियोपिया है। और इथियोपिया की कैपिटल अदिस अबाबा है। बीर ये इथियोपिया का करेंसी है और अबी अहमद ये इथियोपिया के करंट प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट बात आती है यूरो कप 2020 की। तो 2020 इस साल के लिए इटली ने यूरो कप को इंग्लैंड को हराकर जीत लिया है। तो इसके पहले इटली ने 2000 और 2012 में यूरो कप के फाइनल में हार गया था। तो डेफिनेटली 1976 के बाद पहली बार पेनल्टी द्वारा फाइनल का ये फैसला किया गया है। इंग्लैंड ने पिछले यूरो कप फाइनल 1966 में जीता था। पेनल्टी शूटआउट 1976 के बाद इटली ने इस यूरो कप 2020 में इंग्लैंड को 3-2 से हराकर अपना ये दूसरा यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप फाइनल जीता है। जो भी इंपॉर्टेंट सुर्खियां यूरो कप 2020 के बारे में थी, हम सभी लोग इस यूरो कप 2020 को यूईएफए या यूफा यूरो 2020 कप से भी जाना जाता है। ये यूईएफए का मतलब होता है ये यूरो कप जो ऑर्गेनाइज किया जाता है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, इसीलिए हम यूईएफए कहते हैं, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। 11 कंट्रीज ने उनको होस्टेड किया था और 24 टीम्स उसमें पार्टिसिपेट हुई थी। तो सबसे टॉप स्कोरर जो यूरो कप 2020 के थे उनका नाम आता है पैट्रिक स्विक।
तो ये पैट्रिक स्किक ये यूरोप के सबसे टॉप स्कोरर थे। उसी के साथ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में इस साल जो पुरस्कार दिया गया उनका नाम है जियान लुइगी डोनारुमा। जियान लुइगी डोनारुमा इनको इस साल का सबसे उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में पारितोषिक दिया गया है। ये भी पॉइंट हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट को हम जो कवर करने वाले हैं, भारत की जो एपीडा APED है, जिसे हम एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एग्रीकल्चर एंड दी प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एक्टिविटी कहते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो अपेडा एक्ट 1985 में हमारे पार्लियामेंट द्वारा इस अपेडा को स्थापित किया है। तो भारत में बहरीन को जो GI जियोग्राफिकल जो हम नाम ही देते हैं उसको, जो GI इंडिकेशन या जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो आम था फाजिल आम, उसको एक्सपोर्ट किया है। तो फाजिल आम जो एपीडा पंजीकृत है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, अगर एपीडा इस ऑर्गेनाइजेशन का काम यही होता है भारत का एक्सपोर्ट करने के लिए मदद करना, नॉट ओनली आम लेकिन बाकी भी चीज़ें इसमें जरूर आती है। तो एपीडा ये टेक अवे पॉइंट हमारे लिए हो सकता है, एग्रीकल्चर एंड द प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एक्टिविटी 1985 द्वारा हमारे पार्लियामेंट द्वारा स्थापित की गई थी। भारत से जो भी एक्सपोर्ट किया जाता है वो अपेडा इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इस मिशन को सपोर्ट करती है। बहरीन को कौन सा आम या कौन से आम की किस्मों को एक्सपोर्ट किया गया था, तो हमारा आंसर रहेगा फाजिल। नेक्स्ट आता है NS श्रीनिवासन मूर्ति। NS श्रीनिवासन मूर्ति ये इसलिए पिक्चर्स में है कि कर्नाटक के लिए वियतनाम का मानद कंसुल जनरल डेजिग्नेशन के तहत उनकी नियुक्ति की है। या हम सभी लोग जानते हैं कि भारत और भारत के हर एक अलग अलग स्टेट के साथ वियतनाम कंट्रीज अपना रिलेशन बढ़ाना चाहता है, तो ये वियतनाम के प्रयासों का एक हिस्सा होगा। इसके तहत वियतनाम के जो मानद कंसुल जनरल जो होंगे ये होंगे NS श्रीनिवासन, लेकिन कर्नाटक के लिए हम सभी लोग जानते हैं कि NS श्रीनिवासन जो NK सुबैया सेटीज एंड सन जो इंसेंस स्टिक को मैन्युफैक्चर करती है उनके ये ओनर है। तो अगर पिक्चर्स में आता है या क्वेश्चंस में आता है NS श्रीनिवासन मूर्ति किस फील्ड से रिलेटेड है, तो NS श्रीनिवासन मूर्ति आज इसलिए पिक्चर्स में थे बिकॉज he is appointed as the honorary consul general of Vietnam for Karnataka। वियतनाम की बात आती है तो वियतनाम के जो कैपिटल है, कैपिटल का नाम यहाँ पे आता है हैनोई HANOI, और वियतनाम की करेंसी आती है वियतनामीज डोंग। वियतनामीज डोंग वियतनाम की करेंसीज है, और यहाँ वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम आता है फाम मिन चिन। और अगर सीमा की बातें करते हैं तो वियतनाम की बाउंड्री चाइना, लेओस और कंबोडिया के साथ आती है। लोकेशन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में आता है, और लोकेशन जो आता है ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में आता है। नेक्स्ट बात हम करने वाले अमेरिका US ये 2020 में इंडिया के लिए 4th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर बन चुका है। दैट इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इंडिया का जो BP जो जिसे हम ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी कहते हैं, जो ब्रिटिश कंपनी ने जो रिपोर्ट दिया है उसके तहत अमेरिका 2020 में भारत के लिए सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। और ये भी हमें जानना इतना ही इम्पोर्टेंस होता है, इसमें प्राकृतिक गैस भी आता है, नॉट ओनली द क्रूड ऑयल। तो जो US इंडिया के लिए जो सप्लाई करता है टोटल इंपोर्ट से ऑलमोस्ट 5% ये US से हम इंपोर्ट करते हैं। ये बात भी हमें याद रखनी इतनी इम्पोर्टेंस होगी।
तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी इंडिया ने इंपोर्ट किया है। लेकिन क्वेश्चंस ये होगा कि ऑयल सपोर्ट में यूएसए का कितना नंबर आता है। तो ऑयल सपोर्ट में यूएसए का नंबर 4th आता है। और आज के लिए लास्ट बात ये होगी, इंडिया का जो फर्स्ट निजी या जिसे हम प्राइवेट एलएनजी फैसिलिटी प्लान कहते हैं, जो नागपुर में नितिन गडकरी जो हमारे मिनिस्ट्री है रोड एंड हाईवेज के, उनके द्वारा उसको उद्घाटित किया गया है। तो अगर भारत में पहला निजी एलएनजी सुविधा संयंत्र या एलएनजी फैसिलिटी कहाँ पे आती है, तो नागपुर में आती है। तो इस फैसिलिटी को किसने सेटअप किया है, तो नागपुर स्थित जो बैद्यनाथ आयुर्वेदिक ग्रुप है, जबलपुर हाईवे पे जो काम्पिटी है, उसके नजदीक इस प्लांट का इनॉग्रेशन हो चुका है। हम सभी लोग जानते हैं कि अभी लास्ट पॉइंट हमने ये देखा कि यूएस इंडिया के लिए 4th कंट्रीज है क्रूड ऑयल या कच्चा ऑयल की आपूर्ति करने के लिए। तो इसी के साथ जो पेट्रोल पंप, निजी पेट्रोल पंप बैद्यनाथ आयुर्वेदिक द्वारा स्थापित किया गया है, उसके पीछे या इर्द गिर्द जो पॉइंट कवर करने वाले हैं, या हम सभी लोग जानते हैं कि जो फ्लेक्स इंजन है, फ्लेक्स इंजन का मतलब यही होता है कि आने वाले बस या 2 व्हीलर या 3 व्हीलर में उसको यूज किया जाएगा। फ्लेक्स इंजन वो पेट्रोल और इथेनॉल दोनों को भी यूज करने वाली इंजन होगी। नेक्स्ट आता है बायो इथेनॉल, जो आने वाले डेज में हम पेट्रोल के साथ मिक्स करने वाले हैं, जो पैडी स्ट्रॉ से हम या धान की भूसी से हम उसको बड़े पैमाने पर उत्पादन चलने के लिए प्रयास कर रहे हैं या प्रोडक्शन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो पूर्व विदर्भ में जो धान या जो राइस होता है, जो पैडी स्ट्रॉ होता है, उससे बायो इथेनॉल बनाने का सबसे बड़ा प्लान वर्कआउट हो रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह 15-20 मिनट्स हम अलग अलग पॉइंट्स देखते हैं। ये पॉइंट्स हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी थोड़े से अलग होते हैं। इसका मतलब अगर आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हैं, इस टेलीग्राम चैनल की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो ऑलमोस्ट वी आर एबल और यू कैन एबल टू कवर नियरेस्ट 10 to 15 पॉइंट्स जो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए उतने ही इम्पोर्टेंस हो गए। अगर ये ऑडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरी आपके दरख्वास्त ये जरूर रहेगी, you can share this audio with your friends through the social media. Thank you for watching Target with Professor B's Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.